हेलो, दिस चैनल वेलकम्स यू एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट बाय टी एस एलियट एंड इस क्वेश्चन की जो बिगिनिंग है आप बिगिन कर सकते हैं क्वाटेशन से। और इसके बाद जो ये येलो में लिखा हुआ है ये आपके क्वेश्चन को ईजिली रिमेंबर करने में आपकी हेल्प करेगा। आइए बिगिन करें। T.S. Eliot, who almost single-handedly brought about a revolution in thought and sensibility in English poetry, was the most dominant figure in poetry and literary criticism in English-speaking world. T.S. Eliot के बारे में बताया गया है कि he was a dominant figure poetry में, literary criticism में, and उन्होंने revolution लाया था अपने वर्क्स के थ्रू। आइए हम नेक्स्ट मूव करें। ये हमारी है इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है टी.एस. एलियट 1888-1965 इनकी बर्थ एंड डेथ है। वाज ए ब्रिटिश अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, एसेइस्ट, एडिटर एंड नोबेल प्राइज अवार्डेड पोइट ड्यूरिंग द मॉडर्न एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही इनोवेटेड द यूज ऑफ लैंग्वेज, राइटिंग स्टाइल, वर्स स्ट्रक्चर इन पोइट्री। उन्होंने इनोवेशन लाई लैंग्वेज के यूज़ में, वर्स स्ट्रक्चर में, मीन्स उन्होंने कुछ नया किया। ही वॉज एसोसिएटेड विद द मॉडर्निस्ट मूवमेंट विच एम्फसाइज्ड ऑन द न्यू मोड ऑफ एक्सप्रेशन। वो मॉडर्निस्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे जो एम्फसाइज करता है नए मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन को। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एजरा पाउंड, इंडियन फिलोसफी, दांते, फ्रेंच पोइट। वो इन एजरा पाउंड से, इंडियन फिलोसफी से, दांते से और फ्रेंच पोइट से वो प्रभावित थे। His famous works are The Wasteland, Four Quatrains, Metaphysical Poet, and Function of Criticism. T.S. Eliot खुद को डिस्क्राइब करते हैं a classicist in literature, a royalist in politics, and Anglo-Catholic in religion. Classicist in literature वो डिस्क्राइब करते हैं कि मैं जो ओल्ड ट्रेडिशन के जो लिटरेचर है मैं उसे फॉलो करता हूँ। a royalist in politics, दो तरह की पॉलिटिक्स होती है। द फर्स्ट इज़ योर डेमोक्रेटिक एंड रॉयलिस्ट, जो मोनार्की को सपोर्ट करती है, तो ये मोनार्की को सपोर्ट करते थे। एंड एंग्लो कैथलिक इन रिलीजन, एंग्लो मीन्स ट्रेडिशन ऑफ इंग्लैंड एंड कैथोलिक ट्रेडिशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये दोनों को जो कंबाइंड फॉर्म है उन्हें फॉलो करते थे। अब हम जा रहे हैं पढ़ने इंट्रोडक्शन ऑफ एसे के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, Tradition and Individual Talent 1919 was an essay published in Egoist, and in 1920 it was published in The Sacred Wood magazine, considered as an official manifesto of Eliot critical creed. It delves into the concept of tradition, theory of impersonal poetry. ये जो दो कंसेप्ट है कि ट्रेडिशन क्या होता है और थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनल पोइट्री क्या होती है, जिसे हम समझेंगे आगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ हिस्टोरिकल सेंस, individuality, impersonality, and reaction against romanticism and significance of literary tradition. To support his criticism, Eliot refers to Shakespeare, John Dryden, Coleridge, Matthew Arnold and Homer. अब हम मूव कर रहे हैं, ये जो हमारा नेक्स्ट पहलू है। The essay formulates Eliot concept of relationship between poet and preceding literary tradition. ये जो ऐसे है ये एक तरह से संबंध को स्थापित करती है या दिखाती है कि एक कवि के बीच और जो बीते हुए जो ट्रेडिशन है, जो वर्क्स है, उनका संबंध क्या होता है। एक क्वाटेशन है एक और जो आप लिख सकते हैं। एलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट आर्ग्यूज दैट ए पोएट वर्क मस्ट बी अंडरस्टूड in the context of literary tradition that precedes it. He emphasized that true poetry is not mere expression of personal emotion, but an impersonal synthesis of past work and poets' unique sensibility. कि कोई भी जो वर्क हम लिखते हैं तो वो वर्क सिर्फ पोइट का एक्सप्रेशन नहीं होता, बल्कि जो एक पास्ट में ट्रेडिशन को जो फॉलो किया जा रहा है उनका भी कम्बिनेशन होता है। ये हमारे क्वेश्चन की बिगिनिंग है। एलियट आर्टिकुलेट्स द कंसेप्ट ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन। ट्रेडिशन इज द एक्यूमुलेटेड विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ एजेस। ठीक है, वन मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसेंशियल एंड अनएसेंशियल। एक व्यक्ति को जो बुरे और अच्छे में भेद पता होना चाहिए, जो ट्रेडिशन में होता है। द गुड एंड द बैड in particular tradition, only the good and essential must be followed and revived. सिर्फ जो अच्छा है और जो essential है उसको ही फॉलो किया जाना चाहिए और उसे रिवाइव किया जाना चाहिए।
दोबारा से. Revive means to revive it, to bring it back. One must not cling or proud of tradition. Tradition must be used intelligently and changes must be taken into consideration. No writer has his value and significance in isolation. किसी भी ऑथर या राइटर की जो वैल्यू होती है वो अकेले में नहीं होती है, उसका जो ट्रेडिशन है जिसे वो फॉलो कर रहा है उसमें होती है. इट मीन्स हम जो पास्ट की जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है हम उन्हें अपने वक्त में कहीं ना कहीं एज ए सिंबल के थ्रू, एज ए मेटाफर के थ्रू उसे व्यक्त करते हैं. अब देखिए, ट्रेडिशन इज़ द मीन्स बाय विच द वाइटलिटी ऑफ पास्ट एनरिचेस द लाइफ ऑफ प्रेजेंट. अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है. एलियट व्यू ट्रेडिशन इन ए लिविंग ऑर्डर and dynamic force. Tradition is not static, but is forever growing and evolving. A writer should develop a historic sense, and he and she in the present must seek the guidance from the past. Every great poet like Virgil, Dante, Shakespeare adds something to literary tradition. Historic sense also include work of other culture also. Historic sense involve perception of pastness of past and also its presence. आइए अब आप एक और क्वाट इसमें डाल सकते हैं. One who has the historical sense feels the whole literature of Europe from Homer to his own day, including the literature of his own country. Eliot states that Shakespeare earned historical sense from the works of Plutarch, a translator. His work Hamlet is an expression of imitation and individual talent. आप देख सकते हैं कि जो Hamlet एक प्ले है वो एक अनदर प्ले था और हैमलेट के नाम से, और शेक्सपियर ने उसमें कुछ अपना ऐड किया और उन्होंने उसे लिखा. इसे हम मान सकते हैं एक तरह से ट्रेडिशन को फॉलो करना. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इंक्लूड्स a complex relationship between ancestor or dead poet and intelligence of poet. He states that tradition can only be earned by awareness of the past and hard work. Tradition cannot be inherited, and if you want it, you must obtain it by great work. अब हम बढ़ते हैं theory of impersonal poetry क्या होती है. The theory of impersonality of poetry states that poetry is the act of depersonalization. It is also a reaction against romantic theory of expression. देखिए, जो romantic theory of expression है इसे जीन जैक्वेस रूसो ने दिया था. वो फादर ऑफ रोमांटिसिज्म माने जाते हैं. उनका कहना था कि जो किसी भी वर्क है उसमें इमोशंस हो, उसमें जो हमारी आंतरिक भावनाएं हैं उसे व्यक्त किया जा रहा हो और हम प्रकृति की तरफ वापस जा रहे हो, नेचर की तरफ हम वापस जा रहे हो, उसे कहते हैं रोमांटिक थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. ये ऐसे उस चीज़ को नकारती है और इसे नहीं सपोर्ट करती. द पोएट मस्ट बी इम्प्रेशनल and as a scientist, the emotion and passion of a poet must be depersonalized. He has to surrender himself to literary tradition. The progress of an artist is a continual sacrifice, a continual extension of personality. Eliot explained the impersonal theory with the help of science experiment. He says that poet's mind is like a catalyst. Poet's mind is introduced into a mixture of oxygen and sulfur dioxide. They combine to form sulfuric acid. जब प्लेटिनम को ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड ये दो गैसेस हैं, इन दो गैसेस में लाया जाता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है. अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो प्लेटिनम है उसमें कोई चेंज नहीं आता, बट द प्लेटिनम स्टेज अनचेंज्ड, न्यूट्रल एंड unaffected. Oxygen and sulfur dioxide are feeling emotion and experiences, and a new compound is sulfuric acid. That is a poem. देखिए, ये analogy of catalyst है. इसमें sulfuric acid प्लस ऑक्सीजन, ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारे एक एक्सपीरियंस, इमोशन और फीलिंग्स हैं. ये एलिमेंट्स हमारे, ये एलिमेंट्स मिल के बनाते हैं एक पोएम को. अब टी.एस. इलियट कहते हैं poetry is organization rather than inspiration. Eliot compares poet minds to a jar in which numberless feelings, emotion and experience are stored in a chaotic order until a poet organizes all the like particles. The greatness of the poem depends upon intensity of poetic composition. There is also difference between personal emotion and artistic emotions. That is, the poem Ode to Nightingale by Keats contain a number of emotions which have nothing to do with the poet. It is not the greatness of emotion that matters, but the intensity of artistic process, the pressure under which the artistic fusion
takes place that matters. Eliot also dismisses Wordsworth's theory of poetry, that is, poetry is spontaneous overflow of powerful feeling. The personality of poet is not important, nor his personal emotion, but the sense of living tradition, which an artist should acquire continuously. देखिए, जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ द पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इस चीज को ये नकारती है. ए गुड पोएम इज अ लिविंग होल ऑफ ऑल द पोइट्री दैट हैज एवर बीन रिटन. पोइट्री इज नॉट a turning loose of emotions, but an escape from emotion. It is not an expression of personality, but an escape from personality. अब टी.एस. एलियट बताते हैं कि एक क्रिटिक है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं. देखिए, एक क्रिटिक वह व्यक्ति होता है जो किसी भी वर्क के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को ला के रख दे. सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट पे वो फोकस ना करे कि इसमें सिर्फ नेगेटिव ही है, बल्कि वो पॉजिटिव को भी बताए. वो एक क्रिटिक होता है. एलियट देन गोज ऑन टू पॉइंट आउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ ए क्रिटिक. ए क्रिटिक मस्ट हैव ए हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ फैक्ट्स, विच implies sense of technical aspect of work of art, such as the form, structure, and relationship of form and content, which is arrangement of word. इन above line में बताया गया है कि एक क्रिटिक है, वो खुद की अपनी बनाई हुई चीज़ें वो ना बता रहा हो, जैसे कि उसे किसी ऑथर में कोई या फिर वर्क में कोई अपनी ही बनाई हुई चीज़ अच्छी ना लगी. नहीं, वो फैक्ट पे हो, और वो फैक्ट होते हैं कि उसके पास टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ वर्क ऑफ आर्ट हो. वो होता है फॉर्म और स्ट्रक्चर. देखिए, कई सारे फॉर्म होते हैं पोइट्री में, जैसे कि स्टैंजा, सोनेट, लिरिक, मोनोलॉग, ये सारे फॉर्म्स हैं. अब स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं, अब स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी पोएम की इंटरनल डिज़ाइन. ठीक है, जैसे कि हमारे थॉट्स और इमोशन, वो इसका स्ट्रक्चर है. आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक ये जो डिफरेंस है बताया गया है इसमें फॉर्म और स्ट्रक्चर में, इसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा. ए गुड क्रिटिक इज ऑब्जेक्टिव. हिज जजमेंट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. ही इज गाइडेड बाय ट्रेडिशन एंड नॉट बाय इनर वॉइस. ही डज नॉट इंक्लूड इन मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और फैंसी. वो खुद के ही एक्सप्रेशन और खुद के ही जो ओपिनियन है वो ना दे रहा हो. एलियट सेज दैट critic function is to criticize the poem, the work, and not the man who created it. Honest criticism and sensible appreciation are directed not upon the poet but upon the poetry. ठीक है, मतलब आप जहाँ उसकी बुराई कर रहे हैं या फिर उसकी अच्छाई कर रहे हैं, वो किसी पोइट पे ना हो बल्कि उसकी पोइट्री पे हो. आइए हम इस जो हमारी ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, हम इसे कंक्लूड कर दें. In a nutshell of tradition and individual talent, T.S. Eliot points out two ideas: poets' relation to tradition and impersonality of poetry. The true art, according to Eliot, is ability to synthesize the past and the present. The poetry should be devoid of poets' personal experiences. He also ridicules Wordsworth's theory of poetic creation. A poet mind should be like a platinum catalyst. The impersonality can be achieved by surrendering completely to tradition. He says that emotion of art is impersonal. और किसी कंक्लूजन को जहाँ आप एक क्वाटेशन से एंड कर दें तो ये और भी अच्छा होता है. अब इसे हम एक क्वाटेशन से एंड करते हैं. T.S. Eliot, tradition and individual talent not only redefines the role of poet but also the very fabric of literary tradition. He insists on the impersonal nature of art and the importance of historical consciousness. And इसके साथ मैं इस ऐसे को एंड करता हूँ, और मुझे आशा है कि आपको ये ऐसे समझ आ गया हो, और थैंक यू वेरी मच.